इतिहास हमें सिखाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन भारत के इतिहास में करीब 326 साल तक एक ऐसा एम्पायर भी रहा जहां ये सारे नियम लगभग बेकार थे। यहाँ तख्त पर बैठने वाला राजा कभी गुलामों के बाजार में बिका, तो कोई अपने ही चाचा की हत्या करके सुल्तान बन बैठा, किसी को उसके अपने ही वफादारों ने जहर दे दिया, तो किसी की लाश जंग के मैदान में पड़ी मिली। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों था? क्या वजह थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उस गद्दी पर जिंदा बने रहना था? ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। क्या सिर्फ तराइन का दूसरा युद्ध ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की वजह था, या इसके पीछे भारत की बिखरी हुई राजनीति, सेंट्रल एशिया की उथल पुथल और कई ऐसे फैसले थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी? इन सब के बीच में एक और सवाल आता है, अगर ये सल्तनत इतनी अनस्टेबल थी कि कोई भी किसी को भी मार दे रहा था, तो 300 से ज़्यादा सालों तक ये टिकी कैसे रही? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत भारत के इतिहास का वो दौर था जब पहली बार नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। बड़ी बड़ी स्थायी सेनाएं बनी, नए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स आए, आर्थिक प्रयोग हुए और ऐसे फैसले लिए गए जिनकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। लेकिन इसी सल्तनत ने सत्ता के लिए ऐसे षड्यंत्र भी देखे जहां बेटों ने पिता को हटाया, सरदारों ने सुल्तानों को कठपुतली बनाया और एक विदेशी हमलावर ने कुछ ही दिनों में दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया। आज हम दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन 326 सालों में भारत के इतिहास की दिशा कैसे इस सल्तनत काल ने हमेशा के लिए बदल दी, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हिस्ट्री कनेक्ट अब स्पॉटिफाई पर भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा स्पॉटिफाई पर हिस्ट्री कनेक्ट को। 12वीं सदी ख़त्म हो रही थी। भारत उस दौर में वाकई सोने की चिड़िया था। ट्रेड रूट्स अच्छी खासी संपत्ति ला रहे थे, लेकिन देश में कोई एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में कई राज्य थे। नॉर्थ इंडिया में तोमर, चौहान और गहरवाल जैसे ताकतवर राजपूत राजवंश राज कर रहे थे। इन राज्यों के पास बेहिसाब दौलत थी और अपनी बड़ी सेनाएं भी थी, लेकिन उनके बीच यूनिटी यानी एकता नहीं थी। जब नॉर्थ वेस्ट की सीमाओं पर तुर्क और अफगान कबीले हमले कर रहे थे, तब भारत के राजा एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए थे। वैसे ये होना भी तय था, क्योंकि हर राजा को अपना राज्य बढ़ाना था। तब भारत देश जैसा एक कॉन्सेप्ट चल नहीं रहा था। इसी कड़ी में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों और चालुक्यों को हराकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी। दिल्ली को इन्होंने और भी मजबूत बना लिया था। इस तरह अगर आप देखें तो आपसी दुश्मनी और पॉलिटिकल वैक्यूम ने सेंट्रल एशिया के लड़ाकों को भारत आने का एक साफ निमंत्रण दे दिया था। ये सब कुछ तो भारत के अंदर हो रहा था, लेकिन भारत के बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी। सेंट्रल एशिया और ईरान में मंगोलों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। मंगोलों के खौफ से कई तुर्क और अफगान कबीले सेफ ठिकानों की तलाश में भारत की ओर धकेले जा रहे थे। इसी तलाश में एक शख्स भी भारत की ओर नज़र गड़ाए हुए था। ये शख्स अफगानिस्तान के गोर नाम के एक छोटे से पहाड़ी इलाके से आता था। इसका नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी। गोरी से पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भी भारत आ चुके थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ भारत को लूटना और खजाना लेकर वापस अपने देश में भाग जाना था। मोहम्मद गोरी की भूख इस बार बिल्कुल अलग थी। वो गजनी की तरह सिर्फ सोना चांदी लूटना नहीं चाहता था, बल्कि वो एक पूरा एम्पायर चाहता था। इस सपने को पूरा करने के लिए उसे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ढाल को तोड़ना था। वो ढाल थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। साल 1191 में हरियाणा के तराइन के मैदान पर पहली तराइन की लड़ाई लड़ी गई। इस जंग में पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह रौंद दिया। गोरी बुरी तरह घायल हुआ और किसी तरह जंग के मैदान से अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी बटरफ्लाई इफेक्ट वाली भूल हुई। राजपूत युद्ध के कड़े नियमों और उसूलों का पालन करते थे। उन्होंने भागते हुए और निहत्थे दुश्मन का पीछा नहीं किया। पृथ्वीराज ने गोरी को जिंदा छोड़ दिया। इस एक फैसले ने अगले 800 सालों के लिए भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी और एक नई स्ट्रेटजी के साथ वापस लौटा। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इस बार गोरी ने कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ी। उसे पता था कि राजपूतों के भारी भरकम हाथियों और आमने सामने की लड़ाई को वो जीत नहीं सकता। इसीलिए उसने अपने तुर्क घुड़सवार तीरंदाजों को टुकड़ियों में बांटा।
ये घुड़सवार राजपूत सेना पर दूर से तीर चलाते और फिर पीछे भागने का नाटक करते। जब राजपूत सेना उनका पीछा करने के लिए अपना फॉर्मेशन तोड़ती और आगे बढ़ती तो छिपी हुई दूसरी तुर्क टुकड़ियां उन पर अचानक हमला कर देती। इन तीरंदाजों ने राजपूतों के हाथियों की आंखों में तीर मारे, ऐसा कई इतिहासकार बताते हैं। हाथी इससे भड़क गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इस जंग में पृथ्वीराज चौहान हार गए। उत्तर भारत के मैदानों में तुर्क सत्ता की नींव पड़ गई, यानी दिल्ली सल्तनत का युग शुरू होने वाला था। इस युग में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे आगे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तराइन की लड़ाई जीतने के बाद गौरी खुद भारत पर राज करने के लिए नहीं रुका। वो भारत की सत्ता अपने सबसे वफादार गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस अपने देश लौट गया। साल 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। यहीं से शुरू होती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक कोई शाही घराने का आदमी नहीं था। वो तुर्किस्तान का रहने वाला था जिसे बचपन में ही गुलाम बनाकर बेच दिया गया। अपनी काबिलियत और तलवार के दम पर वो एक सुल्तान बना। ये दोस्तों इतिहास का वो दौर था जहां आपका जन्म नहीं बल्कि आपकी ताकत और आपका टैलेंट आपका फ्यूचर तय करती थी। ऐबक के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश साल 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हालांकि इल्तुतमिश से पहले बहुत थोड़े वक्त के लिए आराम शाह भी दिल्ली का सुल्तान बना था। ये ऐबक का बेटा था, लेकिन क्योंकि दिल्ली सल्तनत में तलवार से गद्दी मिलती थी, इसीलिए आराम शाह जैसे कमज़ोर शासक को इतिहास में गुमनाम कर दिया गया। इल्तुतमिश ने उससे सत्ता हथिया ली जो खुद ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश भी कई बार बाजारों में बेचा जा चुका था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आगे चलकर उसी के परिवार के लिए काल बन गया। इल्तुतमिश ने अपने सबसे वफादार 40 तुर्क सरदारों का एक खुफिया गुट बनाया। इसे तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। आप इसे मिडिवल इंडिया का शैडो गवर्नमेंट या इल्यूमिनाटी समझ सकते हैं। इल्तुतमिश के जिंदा रहने तक तो ये 40 सरदार उसके वफादार रहे, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, सल्तनत की असली ताकत इन सरदारों के हाथों में आ गई। अब ये सरदार तय करने लगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन मारा जाएगा। यहीं पर दोस्तों इतिहास का एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इल्तुतमिश ने अपने निकम्मे बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस तरह रज़िया मध्यकाल में देश की पहली महिला सुल्तान बनी। वो पर्दे में नहीं रहती थी, मर्दों के कपड़े पहनकर दरबार में बैठती थी और खुद आर्मी को लीड करती थी। लेकिन उस दौर की पितृसत्ता और तुर्क सरदारों के अहंकार को ये बात बिल्कुल नामंजूर थी। एक औरत उनके ऊपर राज करे और उन्हें आदेश दे, ये उनके रुतबे के खिलाफ था। तुर्काने चहलगानी ने रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र रचे, अफवाहें फैलाई गई, बगावतें करवाई गईं। इन बगावतों को रज़िया ने संभालने की भी खूब कोशिश की, लेकिन फिर एक लड़ाई में हार के बाद जब वो वापस लौट रही थी तो कुछ डाकुओं ने रज़िया की हत्या कर दी। रज़िया की मौत ने साबित किया कि दिल्ली में ताज भले ही किसी के भी सर पर हो, लेकिन सत्ता की असली डोर इन 40 सरदारों के हाथों में ही थी। गुलाम वंश के इस खूनी खेल का आखिरी बड़ा खिलाड़ी था गयासुद्दीन बलबन। बलबन खुद इसी 40 दल का हिस्सा था। वो जानता था कि जब तक ये सरदार जिंदा हैं, कोई भी सुल्तान चैन से राज नहीं कर सकता। इसीलिए सत्ता में आते ही बलबन ने सबसे पहले अपने ही साथियों यानी तुर्काने चहलगानी को खत्म करना शुरू किया। उसने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। उसने सुल्तान के पद को भगवान की परछाई यानी जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की, जहां लोगों को सुल्तान के सामने झुककर उसके पैर चूमने पड़ते थे। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सरदारों और जनता के मन में सुल्तान का खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन दोस्तों सल्तनत का इतिहास गवाह है कि सत्ता किसी की सगी नहीं होती। 1290 आते आते गुलाम वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सत्ता की इस रेस में अब एक नया खून सामने आया। ये खून था खिलजी। दिल्ली अब सिर्फ एक प्लंडर स्टेट यानी लुटेरा राज्य नहीं रही थी, वो एक पक्के सेटल्ड एम्पायर में बदल रही थी। जलालुद्दीन खिलजी 70 साल की उम्र में सुल्तान बना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो मानता था कि शासन तानाशाही से नहीं बल्कि जनता के सपोर्ट से चलना चाहिए, क्योंकि जलालुद्दीन को पता था कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। हालांकि राजनीति में शराफत की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की गद्दी पर एक ऐसे शख्स की नज़र थी जिसके खून में मंगोलों को हराना लिखा था। यह साल 1296 था। कड़ा यानी आज के इलाहाबाद में जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने पहुंचा। अलाउद्दीन देवगिरी से बहुत बड़ी लूट का खजाना लेकर आया था। चाचा जलालुद्दीन प्यार से अपने भतीजे के गले मिलने आगे बढ़ा, लेकिन गले मिलते ही अलाउद्दीन ने अपने सगे चाचा की पीठ में खंजर घोंप दिया। इसके बाद जलालुद्दीन का सिर काट दिया गया। उस कटे हुए सिर से खून टपक ही रहा था कि उसे भाले पर टांग कर पूरी सेना के सामने घुमाया गया।
इसी खौफनाक मंजर के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इस घटना ने अलाउद्दीन को भी समझा दिया था कि गद्दी पर बने रहने के लिए डर का होना, खौफ का होना बहुत ज़रूरी है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो निर्मम भी था और गजब का स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार भी। एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी शासक जिसने जनता के लिए बाजार सुधार किए और उलेमाओं को राजनीति से बाहर रखा। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही से पता चलता है कि उसने साफ कह दिया था, शरीयत क्या कहती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सल्तनत के लिए जो ज़रूरी है वो मैं ज़रूर करूँगा। अलाउद्दीन जिस दौर में सुल्तान बना, उस दौर में भारत के राजाओं से बड़ा चैलेंज मंगोल हुआ करते थे। मंगोल लगातार दिल्ली पर भयानक हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए अलाउद्दीन को एक बहुत बड़ी और टेम्परेरी सेना की ज़रूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना को सैलरी देने के लिए खजाना खाली हो रहा था। यहीं पर अलाउद्दीन ने वो कदम उठाया जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। उसने दिल्ली में मार्केट कंट्रोल यानी मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी लागू की। अलाउद्दीन ने दिल्ली के बाज़ारों में सुई से लेकर घोड़ों और गुलामों तक हर चीज़ के दाम फिक्स कर दिए। कोई भी व्यापारी दाम से ज़्यादा पर सामान नहीं बेच सकता था। अगर कोई व्यापारी कम तौलता था तो अलाउद्दीन के सैनिक उस व्यापारी के शरीर से उतना ही मांस काट लेते थे। उसके दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में इसे एक महान और जनता की भलाई वाला कदम बताया है। लेकिन कई मॉडर्न इतिहासकार जैसे कि के.एस. लाल इस थ्योरी को नकारते हैं। उनका मानना है कि अलाउद्दीन का आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी सेना की सैलरी आधी कर दी। सैनिक उस आधी सैलरी में दिल्ली में जिंदा रह सकें, सिर्फ इसीलिए उसने व्यापारियों को पीट पीट कर बाजार के दाम जबरन सस्ते करवाए। ये कोई एडवांस इकोनॉमिक्स नहीं थी, ये पूरी तरह से खौफ और मिलिट्री स्टेट का शासन था। पैसे की इसी भूख ने अलाउद्दीन को साउथ इंडिया की तरफ मोड़ा। उसने अपने सबसे खास सेनापति मलिक कफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा। मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, अलाउद्दीन का एक गुलाम और हिस्टोरिकल सोर्सेस के हिसाब से उसका प्रेमी भी था। कपूर ने विंध्य पर्वत पार करके देवगिरी, वारंगल और होयसल जैसे साम्राज्यों में ऐसी लूट मचाई जो भारत के इतिहास में पहले कभी देखी नहीं गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर हीरा भी वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव से ही छीना गया था। दक्षिण भारत के मंदिरों और खजानों से लूटी इसी अकूत दौलत ने दिल्ली सल्तनत को अगले कई दशकों तक ताकतवर बनाए रखा। अलाउद्दीन ने पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस भरोसेमंद और प्रेमी मलिक कफूर ने उसके लिए दुनिया जीती, वही कफूर उसके आखिरी दिनों में उसे जहर देने वाला था और उसके पूरे वंश के खात्मे का कारण बनने वाला था। जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई तो उसके अपने बेटे उसकी सत्ता को चलाने के लायक नहीं थे। मलिक कफूर ने जब खुद सत्ता संभालने की कोशिश की तो उसकी भी हत्या हो गई। इसके बाद खिलजी के वंश का भी पतन हो गया। खिलजी वंश के पतन के बाद दोस्तों 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई। लेकिन इस वंश की शुरुआत की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप हैरान रह जाएंगे सुनकर। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक था। कोई शाही घराने का राजकुमार वो नहीं था। वो एक तुर्क पिता और हिंदू जाट माँ का बेटा था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी रगों में भारतीय खून भी दौड़ता था। अपनी जवानी में वो एक साधारण सा सैनिक था जो अपनी बहादुरी और सूझबूझ से धीरे धीरे ऊपर उठता गया। वो पहले पंजाब का गवर्नर बना और उसने वहाँ मंगोलों के 29 हमलों को अकेले दम पर नाकाम किया। जब पूरी सल्तनत मंगोलों के नाम से कांपती थी, तब ये शख्स उनकी सेनाओं को बार बार पलटाता रहा। यही उसकी पहचान भी बनी। अब दोस्तों इस कहानी में असली ट्विस्ट आता है। खिलजी वंश के आखिरी दिनों में मलिक कफूर की मौत के बाद सत्ता का खेल पूरी तरह से बिखर गया था। एक के बाद एक कमज़ोर सुल्तान बनते और हटाए जाते रहे। इसी अफरा तफरी में खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान खुसरो खान ने, जो खुद एक हिंदू गुलाम से मुसलमान बना था, उसने सत्ता हथिया ली। तुर्क सरदारों को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने गयासुद्दीन को सपोर्ट दिया अपना। गयासुद्दीन ने खुसरो खान को हराकर उसका सिर काट दिया और जब दिल्ली के अमीरों और सरदारों ने उसे गद्दी पर बैठने का न्योता दिया तो उसने 3 बार इस बात से इनकार कर दिया। तीसरी बार जब सरदारों ने जिद की तब जाकर वो माना। अब ये इनकार कोई ड्रामा था या फिर उसकी अपनी विनम्रता थी, ये आप कमेंट में बताओ। दोस्तों यही वो गयासुद्दीन तुगलक है, मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में एक मशहूर किस्सा भी है। जब वो दिल्ली से दूर किसी अभियान पर था तो उसने सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहलवाया कि लौट कर उनसे हिसाब लूँगा। जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया ने सिर्फ इतना कहा, हनुज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और सच में गयासुद्दीन कभी दिल्ली वापस नहीं लौट पाया। साल 1325 में तुगलकाबाद से दिल्ली लौटते वक्त बंगाल अभियान से वापसी के बाद वो लकड़ी का स्वागत महल उनके ऊपर गिरा और गयासुद्दीन तुगलक का अंत हो गया।
इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि निज़ामुद्दीन औलिया की मौत भी उसी साल यानी 1325 में ही हुई। यानी जिस संत ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, वो खुद भी उसी साल दुनिया से विदा ले चुके थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इसके पीछे उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा हाथ था। उसने ही लकड़ी का महल बनवाया था, जिसे जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो अपने ही पिता के ऊपर गिर जाए। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ही पिता को रास्ते से हटाने का काम किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत की लगातार फितरत चलती आ रही थी। गयासुद्दीन की मौत के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। इतिहास में सुल्तान को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। तत्कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और मोरक्को से आए मशहूर यात्री इब्न बतूता ने तुगलक को एक सनकी और अत्याचारी तानाशाह बताया है। उसे अक्सर इतिहास का पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, लेकिन क्या वो सच में मूर्ख था? मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले देखने में बेतुके लगते थे, लेकिन उसके पीछे की सोच समय से बहुत आगे थी। उसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट करने का आदेश दिया। लॉजिक ये था कि दौलताबाद भारत के बिल्कुल बीच में था, जहां से उत्तर और दक्षिण दोनों को कंट्रोल किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, ये जगह मंगोलों की पहुंच से बहुत दूर थी। हालांकि गलती ये हुई कि उसने सिर्फ सरकारी दफ्तर शिफ्ट नहीं किए, उसने सोचा कि पूरी की पूरी दिल्ली की जनता को ही क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए। इसकी वजह से भयंकर गर्मी में पैदल दौलताबाद चलने का आदेश दिया गया। हज़ारों लोग रास्ते में ही मर गए। जब वो दौलताबाद पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ से उत्तर भारत को बचाना तो लगभग नामुमकिन है। उसने फिर से सबको दिल्ली लौटने का आदेश दिया। ये एक तरह से भयानक ट्रेजेडी थी। अब तुगलक का दूसरा एक्सपेरिमेंट था तांबे की सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाना। उस वक्त दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई थी। आज जो हम कागज़ के नोट इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह की टोकन करेंसी है। तुगलक का आइडिया बहुत शानदार और मॉडर्न था। उसने कहा कि तांबे के सिक्के की वैल्यू चांदी के सिक्के के बराबर होगी, लेकिन 14वीं सदी का एडमिनिस्ट्रेशन इस बदलाव के लिए रेडी नहीं था। सुल्तान ने सिक्के छापने पर सरकार की कोई मोनोपोली नहीं रखी। रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही तांबे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। हर घर में टकसाल बन गया। लोग सरकार को टैक्स तांबे के नकली सिक्कों में देते और विदेशी व्यापार के लिए असली चांदी के सिक्के बचाकर रखते। इस तरह पूरी इकोनॉमी ही चरमरा गई, बाजार ठप हो गया। आखिर में सुल्तान को अपना यह आदेश भी वापस लेना पड़ा। आज भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भारत में कोई सरकार बिना सोचे समझे अचानक कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसे पॉलिटिक्स में तुगलकी फरमान ही कहा जाता है, जो कि इसके डिसीजंस के थ्रू आता है। अब दोस्तों, तुगलकों के आखिरी दौर में दिल्ली सल्तनत अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। सूबेदार आज़ाद हो रहे थे और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए 1398 में एक ऐसा तूफान भारत में आया जिसने दिल्ली को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। सेंट्रल एशिया का एक लंगड़ा लेकिन बहुत ही खूंखार लुटेरा तैमूर लंग दिल्ली के दरवाजे पर ही आ खड़ा हुआ। दिल्ली का सुल्तान था तब महमूद शाह तुगलक। वो मैदान छोड़कर भाग गया। जनता को तैमूर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। तैमूर ने दिल्ली में एंट्री ली और अगले 15 दिनों तक ऐसा नरसंहार हुआ जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं मिले। यहाँ कोई हवाई दावा नहीं है। तैमूर के फारसी इतिहासकार शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में लिखा है कि तैमूर ने दिल्ली के 1 लाख से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम बंदियों का एक ही दिन में सिर कलम करवा दिया ताकि विद्रोह का कोई डर न रहे। तत्कालीन इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली की गलियों में खून इतना बह रहा था कि घोड़ों के खुर डूब जाते थे। इंसानी खोपड़ियों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए। जब तैमूर दिल्ली को राख में मिलाकर वापस लौटा तो लाशों की सड़न और महामारियों के चलते अगले 2 महीने तक दिल्ली के आसमान में एक भी परिंदा नहीं उड़ा। दिल्ली को इस भयानक सदमे से उबरने और वापस बसने में पूरी 1 सदी यानी 100 साल लग गए। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश के लोग बैठे। ये लोग खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे। उन्होंने करीब 37 साल तक एक छोटे से इलाके पर राज किया और फिर 1451 में शुरुआत हुई दिल्ली के आखिरी राजवंश की, जिसे लोदी वंश कहा जाता है। लोदी कोई तुर्क नहीं थे, वो अफगान थे। अफगानों की राज करने की शैली तुर्कों से बिल्कुल अलग थी। तुर्क सुल्तान खुद को भगवान की परछाई मानते थे और तानाशाह होते थे, लेकिन अफगान कबीलों में सुल्तान को फर्स्ट अमंग इक्वल्स यानी अपने ही सरदारों के बीच का एक प्रमुख माना जाता था। बहलोल लोदी इसी तरह से राज करता था। वो अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था, लेकिन जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा तो उसका घमंड बहुत बड़ा था। उसने अपने ही अफगान सरदारों को दरबार में अपमानित करना शुरू कर दिया। वो उन्हें अपने सामने खड़ा रखता था और उन्हें छोटी छोटी बातों पर जेल में डाल देता था। सत्ता का घमंड उसे अंधा कर चुका था। इसी तानाशाही और अपमान से तंग आकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के अपने ही चाचा आलम खान ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए अफगानिस्तान के काबुल से एक नए लुटेरे को भारत पर हमला करने का न्योता भेजा। ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। उस लुटेरे का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
साल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 12 से 15 हज़ार सैनिक थे। लेकिन बाबर के पास 2 ऐसी चीज़ें थी जो खास तौर पे उत्तर भारत के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी, बारूद और तोपें। जैसे ही जंग शुरू हुई, बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू की। तोपों की भयंकर आवाज़ से लोदी के हाथी पागल हो गए। उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी इस युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सल्तनत का वो अकेला सुल्तान था जो किसी बाहरी हमलावर के हाथों जंग के मैदान में मारा गया था। इसी जंग के साथ 326 साल लंबी दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। बाबर ने वापस लौटने से इनकार किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। खून, धोखे और सत्ता की संधि भूख के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली सल्तनत ने मॉडर्न इंडिया की नींव में गहरा असर छोड़ा है। आज की दिल्ली का भूगोल, उसकी इमारतें जैसे कुतुब मीनार, हौस खास, तुगलकाबाद का किला और लोधी गार्डन, ये सब इसी 300 साल की उथल पुथल की देन है। वास्तुकला में गुंबद और मेहराब का इस्तेमाल यहीं से शुरू हुआ, हालांकि वो मैच्योर हुआ जाकर मुगल काल में। उर्दू भाषा का जन्म इसी दौर के सैनिक शिविरों में हुआ, जहां तुर्की, फारसी और लोकल इंडियन लैंग्वेजेस आपस में मिल रही थी। यहाँ तक कि आज जो समोसा, कबाब और जलेबी हम बड़े चाव से खाते हैं, वो भी सेंट्रल एशिया के इन्हीं लोगों के साथ भारत आए थे। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता कभी किसी की सगी नहीं होती। तख्त के लिए जिसने अपनों का खून बहाया, अगली पीढ़ी ने उसी का खून बहाकर वो तख्त वापस छीन लिया। इतिहास कोई ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है, ये ग्रे एरियाज से भरा पड़ा है। यहाँ कोई पूरी तरह हीरो या विलन नहीं था, सब अपने अपने एम्बिशन और उस दौर की मजबूरियों के गुलाम थे। क्या अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ वाकई एक मजबूरी थी या सिर्फ उसका पागलपन? क्या इब्राहिम लोदी को धोखा देकर बाबर को भारत बुलाना इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी? आप इन सब बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुगलों ने कैसे इस सल्तनत की राख से अपना आलीशान साम्राज्य खड़ा किया, तो एक डिटेल वीडियो हम इस पर भी लाएंगे और इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा तो हम इस पर वीडियो लाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास के एक नए पन्ने के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।